जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आवर्त सारणी में आवर्त की क्या विशेषता होती है इसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ग की क्या विशेषता होती है इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों ये दोनों ही बैच अभी आपका ऑफर में चल रहा है और अगले 3 दिन तक आपको इसी प्राइस में मिलेगा। तो इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग की विशेषता की। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग किसको बोला जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइन है यानी कि जो उदग्र रेखा है इसी को क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। और जो आपका क्षैतिज रेखा होता है उसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी आवर्त बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे टोटल वर्ग की संख्या 18 है। और आवर्त की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं सर 7 है। और इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने आवर्त की क्या विशेषता होती है इसको डिस्कस कर लिया था। ध्यान देंगे कि आवर्त की जब हम लोग विशेषता को देख रहे थे तो वहां पे हम लोग किधर से किधर जा रहे थे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जा रहे थे। आवर्त की विशेषता को समझने के लिए हम लोग कहां से कहां जा रहे थे, तो बाएं से दाएं जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग वर्ग की विशेषता को समझेंगे तो यहाँ पे हम लोग किधर से किधर जाएंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। वर्ग में हम लोग वर्ग की विशेषता को समझने के लिए क्या करेंगे, तो सर ऊपर से नीचे आएंगे और फिर देखेंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के सामने आती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका आवर्त सारणी के वर्ग का पहला विशेषता होता है वो क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व का जो धातुई गुण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करें किसकी सर, वर्ग 15 की, किसकी बात करें, वर्ग 15 की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वर्ग 15 का जो पहला तत्व है वो कौन सा है, तो आप कहते हैं नाइट्रोजन है। कौन सा है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन क्या है, तो एक प्रकार का गैस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और साथ ही अगर आप वर्ग 15 के अंतिम तत्व की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बिस्मथ है। और बिस्मथ आपका क्या है, तो गुरुजी ये धातु है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः वर्ग में आपको ऊपर में क्या देखने को मिलता है, तो गुरुजी अधातु देखने को मिलता है और नीचे में क्या देखने को मिलता है, धातु देखने को मिलता है। और जब हम लोग किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आप बताओ कि किस गुण में वृद्धि होगी, आप कहेंगे कि गुरुजी जब हम अधातु से धातु की ओर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि धातुई गुण में हमको वृद्धि देखने को मिलेगा या धातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों के धातुई गुण में क्या होगा, वृद्धि होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि तत्वों का जो धातुई गुण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो मेटल होंगे यानी कि जो धातु होंगे उसका क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अधातु का क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें वर्ग 1 के तत्व की, अगर हम लोग बात करें किसकी, वर्ग 1 के तत्व की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वर्ग 1 का जो पहला तत्व होगा वो हमको हाइड्रोजन के बाद क्या देखने को मिलता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी लिथियम मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लिथियम मिलता है देखने को। ध्यान दीजिएगा कि आपके वर्ग 1 में ही हाइड्रोजन को रखा गया है और हम सभी पढ़ते भी हैं कि आवर्त सारणी के बाईं ओर एकमात्र आपका इकलौता अधातु है जो कि कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, जो आपका रखा गया है। और ऐसे भी आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आवर्त सारणी में अपना एक जगह फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वर्ग 1 के पहले तत्व के रूप में संज्ञा दी गई है। लेकिन हाइड्रोजन है कि आपका अधातु है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके वर्ग 1 का जो पहला धातु है वो कौन सा है, लिथियम है। कौन सा है सर, लिथियम है। और साथ ही अगर आप वर्ग 1 के अंतिम तत्व की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वो फ्रांसियम है। कौन सा है, फ्रांसियम है।
और मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, तो बढ़ती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। आप कह रहे हैं कि वर्ग 1 का जो पहला धातु तत्व है वो लिथियम है और दूसरा आपका क्या, अंतिम वाला आपका क्या है, तो फ्रांसियम है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम जो है वो फ्रांसियम से क्या होगा, कम क्रियाशील होगा, जबकि फ्रांसियम क्या होगा, तो सर ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग 1 का जो अंतिम तत्व है वो कौन सा है, फ्रांसियम है। जब आप ये कह रहे हैं कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांसियम आपका सबसे नीचे होगा, तो ये क्या होगा, तो सर ज्यादा क्रियाशील होगा, जबकि लिथियम क्या है सर, तो सर ये सबसे ऊपर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील हो जाएगा। साथ ही आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जब आप आवर्त सारणी में वर्ग 17 की बात करते हैं, आवर्त सारणी में आप किसकी बात करते हैं, वर्ग 17 की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं उसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब आप आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी, जैसे कि आपने वर्ग 1 के तत्वों के साथ देखा। लेकिन अगर आप अधातुओं की बात करेंगे तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो अधातुओं की क्रियाशीलता होगी वो क्या होती जाएगी, तो सर घटती चली जाएगी। जब आप ये कह रहे हैं कि वर्ग 17 में जो तत्व हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वर्ग 17 में आपका सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो आप कहेंगे सर जो सबसे ऊपर होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, तो आप कहेंगे जो सबसे नीचे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है ये क्या होगा, तो गुरुजी ये ज्यादा क्रियाशील होगा, जबकि आयोडीन जो है वो क्या होगा, तो कम क्रियाशील होगा। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी, यानी कि जो धातु होगा वो जितना लास्ट में होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। और साथ ही ध्यान में रखिएगा जो कि आपका मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है और बहुत ही कॉमन सा है, और आप सबों ने कई दफा इस चीज को याद भी करा होगा कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता समान होती है, और साथ ही साथ उसमें जो उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों ने इसको कई बार याद करा है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होता है, समान होता है। और संयोजकता क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे आपको भरपूर मात्रा में कंसेप्ट दिया है। आइए कुछ और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की। ध्यान दीजिएगा कि आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो एटॉमिक साइज होगा यानी कि परमाणु का जो आकार होगा वो क्या होगा, तो सर बढ़ने लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो आप इस चीज को भी नोट कर लेंगे कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब क्या, कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों होगा कि जब हम लोग आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ने लगेगी या फिर परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रत्येक तत्व के बाद यानी कि प्रत्येक पहले तत्व के बाद का जो तत्व होता है उसमें एक नया सेल जुड़ते चला जाता है, एक नया कक्षा जुड़ते चला जाता है, जिसके वजह से उसका आकार क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ना क्यों शुरू हो जाती है, तो आप सरल शब्दों में कहेंगे कि प्रत्येक पहले तत्व के बाद का जो तत्व होता है उसमें एक नया सेल जुड़ना शुरू हो जाता है, एक नई कक्षा जुड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि उसकी त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। साथ ही आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पीछे के वीडियो सेशन में आयनन ऊर्जा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन प्रीति ये क्या होता है इसको अच्छे से डिस्कस करा है। फिर भी आप सभी समझ लेंगे कि आयनन ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और किसी भी आपका उदासीन परमाणु के द्वारा
किसी भी उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को खोने में जितनी ऊर्जा लगती है उसी को क्या बोला जाता है, आयनन ऊर्जा बोला जाता है। तो जब भी आपको आयनन ऊर्जा वाला टर्म मिले तो आप सभी समझ जाएंगे कि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोने में जितनी ऊर्जा लगती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जितनी ऊर्जा लगती है, वही उस परमाणु का क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाता है। और जब हम आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्या होगा सर, घटता चला जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने छठा प्रॉपर्टीज क्या लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति घटता है। ध्यान देंगे कि आयनन ऊर्जा भी घटता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटता है। आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होता है, मैंने इसकी भी चर्चा करा था। और ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रीति को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या दूसरे शब्द में हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जुटने में जितनी ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन प्रीत कहलाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान भी घटेगा और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो भी क्या होगा, घट जाएगा। ये दोनों ही चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। मेरे मित्र एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक आयनिक ऊर्जा वाला तत्व या सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो आप सभी किसका नाम लेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है वो हीलियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हीलियम को बोला जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो आप सभी किसका नाम लेंगे, आप सभी सीजियम का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, सीजियम का नाम लेंगे। हालांकि इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अभी आप इतना ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व क्या होगा, सीजियम। और क्या ध्यान में रखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व का जो आयनन ऊर्जा होगा वो क्या होगा, घटेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, घटेगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगला प्रॉपर्टीज मैंने क्या लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है। मेरे मित्र ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग के लिए। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व की चर्चा करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसी को हम लोग हैलो ग्रुप का एलिमेंट भी कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि वर्ग 17 में सबसे ज्यादा आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो आप कहते हैं फ्लोरीन होता है। और मेरे मित्र जब आप बात करते हैं फ्लोरीन के बाद के तत्वों की तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके बाद क्लोरीन आ जाता है, फिर ब्रोमीन आ जाता है और फिर आयोडीन आ जाता है। और आप क्या कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में जब हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। ध्यान देंगे कि वर्ग 17 में आपको सबसे पहले फ्लोरीन दिखता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आपके इस स्टेटमेंट के सहारे यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा होगी। और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, आप कहेंगे सर कम होगी। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा होता है तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरीन होता है। और साथ ही जब आप आवर्त के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे जो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण होगा वो क्या होगा, तो घटता चला जाएगा। और साथ ही सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो जो धात्विक तत्व होते हैं यानी कि जो मेटालिक एलिमेंट होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवनांक और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, घट जाता है। जबकि मेटालिक एलिमेंट के धात्विक तत्वों की जो घनत्व होती है वो बढ़ना शुरू कर देती है। ना हो तो आप इस चीज को भी कहीं पे नोट कर लेंगे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक तत्वों की द्रव्यनांक और क्वथनांक घटती चली जाती है। धात्विक तत्वों की द्रव्यनांक और क्वथनांक घटती चली जाती है जबकि उसके घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है यानी कि घनत्व जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है।
तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा आपका आवर्त सारणी के वर्ग की विशेषता थी। और मेरे ख्याल से अगर आपको ये सातों पॉइंट आपके माइंड में रहता है तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सर इसका क्वेश्चन भी हम ही करवाएंगे और बहुत ही जल्द इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। और क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में होगा और जैसे ही हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, आपके आवर्त सारणी का जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट है उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे और मेरे समझ से इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे देंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।